संभल हिंसा। मस्जिद में दूसरे सर्वे के दौरान कैसे माहौल हुआ? खराब। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हुई हिंसा का केंद्र थी शाही जामा मस्जिद। इस मस्जिद से करीब 1 किलोमीटर दूर कोट मोहल्ले में 10 गज में बने एक 3 मंजिला मकान के बाहर खामोश महिलाओं की भीड़ है। संभल की हिंसा में 17 साल के अयान की गोली लगने से मौत हो गई थी। बाहर दीवार से टिककर उनकी मां नफीसा खामोश बैठी हैं। विधवा नफीसा के 2 बेटों में से अयान छोटा था। एक होटल पर बर्तन धोकर मां के लिए भोजन की व्यवस्था करता था। अयान के चचेरे भाई बताते हैं, संभल में हुए बवाल में हमारा सबसे छोटा भाई चला गया। हम मजदूर हैं, हम किससे इंसाफ मांगेंगे, और अगर मांगेंगे भी तो हमें मिलेगा क्या? संभल में हुई हिंसा में कुल 5 लोगों की मौत हुई है। एक के परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम कराए लाश दफन कर दी, इसीलिए उसकी मौत आधिकारिक आंकड़ों में शामिल नहीं है। मुरादाबाद के डीआईजी मुनिराज जी कहते हैं, परिजनों ने ना पोस्टमार्टम कराया और ना ही कोई आवेदन पुलिस को दिया, इसलिए उस मौत को हिंसा में मारे गए लोगों में शामिल नहीं किया गया है। शहर में अब भी छप्पे छप्पे पर पुलिस बल तैनात हैं। आरएएफ के अलावा आसपास के जिलों से भी पुलिस बल बुलाए गए हैं। हिंसा के बाद पूरे इलाके में खामोशी। सोमवार को शहर में कुछ दुकानें खुली, गलियों में कुछ लोग नजर आए, लेकिन मुसलमान मोहल्लों में खामोशी और सन्नाटा है। जामा मस्जिद के आसपास मुसलमानों के अधिकतर मकान बंद हैं। यहां रहने वाले पुरुष गिरफ्तारी के डर से बाहर चले गए हैं। जिन 27 लोगों को हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया है, उन्हें सोमवार को अदालत में पेश किया गया। इनमें कुछ महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक अब तक कुल 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी सांसद ज़ियाउर रहमान बरका, उनके पिता ममलूकुर रहमान बरका, सपा विधायक नवाब इकबाल समेत 240 लोगों को नामजद किया गया है। करीब 2400 अज्ञात लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। डीआईजी मुनिराज कहते हैं, अभी हमारा फोकस शांति व्यवस्था बहाल करने पर है, उसके बाद गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। पुलिस का कहना है कि हिंसा के दौरान पुलिस कर्मियों के कुछ निजी वाहन में भी आग लगा दी गई थी। संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार कहते हैं, हिंसा में शामिल लोगों की ड्रोन फुटेज और वीडियो के जरिए पहचान की जा रही है। सभी को गिरफ्तार किया जाएगा और संपत्ति को हुए नुकसान को उनसे वसूला जाएगा। संभल में इंटरनेट अभी बंद है, लेकिन मंगलवार को स्कूल खुल जाएंगे। कम हो रहे तनाव के बीच यहां हर जुबान पर यही सवाल है कि जब 19 नवंबर को अदालत के आदेश पर सर्वे हो गया था, तब रविवार को दोबारा सर्वे क्यों किया गया? 19 नवंबर को ही अदालत में शाही जामा मस्जिद के हरिहर हिंदू मंदिर होने का दावा करते हुए याचिका दायर की गई था। इसी दिन शाम को पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में सर्वे हुआ था। इस दौरान भी भीड़ इकट्ठा हुई थी, लेकिन माहौल शांतिपूर्ण रहा था। विवाद कहां से शुरू हुआ? जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया कहते हैं, अदालत की तरफ से सर्वे के लिए नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर ने पत्र लिखकर कहा था कि लोगों की उपस्थिति की वजह से सर्वे का काम पूरा नहीं किया जा सका था। जिलाधिकारी के मुताबिक एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने जिला प्रशासन को 23 नवंबर को पत्र लिखकर बताया था कि 24 नवंबर सुबह 7 से 11 बजे तक का समय दोबारा सर्वे के लिए निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी ने दावा किया है कि रविवार सुबह होने वाले सर्वे की जानकारी फोन के जरिए मस्जिद के सदर अधिवक्ता जफर अली को दी गई थी। हालांकि जफर अली ने यह दावा किया है कि उन्हें रविवार को होने वाले सर्वे की सूचना देरी से दी गई थी। जिलाधिकारी के मुताबिक एसडीएम और सीओ ने सर्वे के आदेश की कॉपी मस्जिद समिति के सदर एडवोकेट जफर को सौंपी थी। रविवार सुबह क्या हुआ? डीआईजी मुनिराज के मुताबिक मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए रविवार को होने वाले सर्वे के लिए सुबह से ही पुलिस बल तैनात किए गए थे। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने बीबीसी से बात करते हुए बताया कि वो खुद सुबह 6 बजे से ही पुलिस बल के साथ जामा मस्जिद के पास तैनात थे। एडवोकेट कमिश्नर के साथ 6 लोगों की टीम सर्वे के लिए मस्जिद परिसर में सुबह ही दाखिल हो गई थी। इस दौरान मस्जिद के सदर जफर अली भी मौजूद थे।
मस्जिद के दोबारा सर्वे की खबर सुबह सुबह संभल में फैलने लगी और जामा मस्जिद के आसपास लोग इकट्ठा होने लगे। सीओ अनुज चौधरी के मुताबिक 8 बजे के बाद भीड़ बढ़ने लगी थी। हालात मुश्किल हो रहे थे। पुलिस का क्या कहना है? डीआईजी मुनिराज ने भी बीबीसी को बताया है कि भीड़ 8:30 बजे के बाद इकट्ठा हुई। वहीं संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार ने अपने बयानों में कहा है कि जामा मस्जिद के आसपास की गलियों से अचानक लोग आए और पुलिस पर पथराव किया। लेकिन आम लोग पुलिस के इस दावे को खारिज करते हैं। अपना नाम न जाहिर करते हुए कई लोगों ने बीबीसी को बताया कि संभल के सीओ अनुज चौधरी ने अचानक भीड़ पर बल प्रयोग किया, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। हालांकि पुलिस ने इन दावों को पूरी तरह खारिज किया है। मस्जिद के भीतर खुदाई होने की अफवाह ने भी लोगों को उग्र किया। बीबीसी से बात करते हुए कई लोगों ने यह दावा किया है कि मस्जिद के पीछे नाली से अचानक काई का पानी बहने लगा, जिसे देखकर लोगों में यह भ्रम फैला कि मस्जिद में खुदाई हो रही है। एडवोकेट जफर अली ने भी अपने बयान में कहा है कि लोगों में यह भ्रम फैला कि मस्जिद में खुदाई हो रही है। हालांकि जिलाधिकारी ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि किसी तरह की खुदाई मस्जिद में नहीं हुई है। मस्जिद के टैंक के पानी को खाली कराया गया था। वजू टैंक खाली कराने की वजह बताते हुए जिलाधिकारी ने कहा, वजू टैंक की सिर्फ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होनी थी, इसलिए वजू टैंक का पानी खाली कराया गया था। हर शुक्रवार को मस्जिद के वजू टैंक का पानी खाली कराया जाता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें कथित तौर पर सर्वे करने आई टीम के साथ लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते दिख रहे हैं। संभल में कई लोगों का कहना है कि इस नारेबाजी की वजह से भी माहौल तनावपूर्ण हुआ। हालांकि बीबीसी ने जब इस वीडियो के बारे में जिलाधिकारी से सवाल किया तो उनका कहना था कि ये वीडियो सर्वे पूरा होने के बाद का है और जामा मस्जिद से करीब 300 मीटर दूर हिंदू इलाके का है। जब सर्वे टीम वहां पहुंची तो स्थानीय लोगों ने ये नारा लगाया था। जिला प्रशासन के मुताबिक सर्वे टीम के अलावा किसी और बाहरी व्यक्ति को मस्जिद में दाखिल नहीं होने दिया गया था। पुलिस का दावा, गोली नहीं चलाई। रविवार को हुई हिंसा में कुल 5 लोगों की मौत हुई। हालांकि एक के परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम के ही लाश को दफन कर दिया था। जनाजे में शामिल कई लोगों ने बीबीसी को बताया है इस व्यक्ति को भी गोली लगी थी। हालांकि उसके परिजनों ने बीबीसी से बात नहीं की। मारे गए बाकी 4 लोगों बिलाल, अयान, कैफ और नईम के परिजनों का दावा है कि उन्हें पुलिस की गोली लगी है। हालांकि संभल पुलिस ने गोली चलाने के आरोपों से साफ इनकार किया है। बीबीसी से बात करते हुए डीआईजी मुनिराज जी ने कहा कि पुलिस ने सिर्फ पैलेट गन, आंसू गैस और नॉन लीथल वेपन का इस्तेमाल किया। जब बीबीसी ने यही सवाल पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार से किया तो उनका कहना था कि पुलिस ने ना ही गोली चलाने का आदेश दिया और ना ही कोई लीथल वेपन इस्तेमाल किया गया। पुलिस का दावा है कि जिन लोगों की मौत हुई वो भीड़ की तरफ से की गई फायरिंग में मारे गए हैं। पुलिस ने कई अवैध हथियार बरामद करने का दावा भी किया है। ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें पुलिस गोली चलाती दिख रही है। इन वीडियो के संबंध में जब बीबीसी ने पुलिस अधीक्षक से सवाल किया तो उनका कहना था कि यह जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। हालांकि उन्होंने इस बात को दोहराया कि पुलिस की तरफ से कोई गोली नहीं चलाई गई है। गोली किसने मारी? संभल में कई लोगों ने यह दावा किया है कि पुलिस ने सीधे गोली भीड़ पर चलाई। हालांकि डर की वजह से ऐसे लोग खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। जिस वीडियो में पुलिसकर्मी गोली चलाते दिख रहे हैं उसमें संभल कोतवाली के एसएचओ अनुज तोमर भी नजर आ रहे हैं। जब एईएसपी से इस संबंध में सवाल किया गया तो उनका कहना था कि जो बंदूक पुलिस के हाथ में दिख रही है वो पैलेट गन है। सीओ अनुज चौधरी और एसएचओ अनुज तोमर के पैर में गोली लगने का दावा भी पुलिस ने किया है। दोनों ही पुलिस अधिकारियों के पैर में पट्टी बंधी है। पुलिस का कहना है कि करीब 20 पुलिसकर्मी इस हिंसा में घायल हुए हैं। वहीं मारे गए लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे के सवाल पर जिलाधिकारी ने कहा, मौत कैसे हुई इसकी मैजिस्ट्रियल जांच की जा रही है।
जांच रिपोर्ट के आधार पर ही तय किया जाएगा कि शासन की तरफ से मदद की जानी है या नहीं। आमतौर पर हिंसा में मारे गए लोगों की आर्थिक मदद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जाती है, लेकिन संभल में मारे गए लोगों के परिवार की शासन की तरफ से मदद की अभी कोई घोषणा नहीं की गई है। वहीं संभल के सांसद जियाउर रहमान बरका के पिता ममलुकुर रहमान बरका इस घटनाक्रम पर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहते हैं, दूसरी बार सर्वे किए जाने से ये विवाद पैदा हुआ। अगर सर्वे किया जाना इतना ही जरूरी था तो प्रशासन ने सभी को भरोसे में क्यों नहीं लिया? ये दूसरी बार सर्वे शहर का माहौल खराब कराने के मकसद से ही किया गया है। ममलुकुर रहमान बरका कहते हैं, सदियों पुरानी मस्जिद पर सवाल उठाकर शहर का माहौल खराब किया गया। इसके पीछे गहरी साजिश है, लेकिन सवाल यही है कि इस साजिश की जांच कौन करेगा?